हेलो एवरीवन। आज हम लोग का ये लेक्चर 7 होगा। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में, साथ ही परसेंटेज कंपोजिशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किए थे। आज का टॉपिक हम लोग का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्टोइचियोमेट्री होगा। इस चैप्टर में मूल कॉन्सेप्ट के बाद कहा जा सकता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा, और इस टॉपिक को हम लोग काफ़ी डेप्थ में स्टडी करने जा रहे हैं। स्टोइचियोमेट्री में हम लोग केमिकल रिएक्शन मीन्स केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड कैलकुलेशंस को करेंगे। एक केमिकल रिएक्शन गिवन होगा और उसमें हम लोग मूल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, जहां पे इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी हो भी सकता है और नहीं भी। दोनों मेथड से हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इस सीरीज में, स्टोइचियोमेट्री वाली सीरीज में, सबसे पहला जो लेक्चर नंबर 7 दिख रहा है आपको, इसमें स्टोइचियोमेट्री के बारे में डिस्कस करते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 8 में हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में स्टडी करेंगे। लेक्चर नंबर 9 में हम लोग ये देखेंगे कि अगर इक्वेशन को बैलेंस नहीं करे तो क्या स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन किया जा सकता है। उसके लिए हम लोग POAC मेथड करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, जहाँ पे कैलकुलेशन तो कर सकते हैं लेकिन बिना इक्वेशन को बैलेंस किए हुए, जो आज के टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, वो भी कम टाइम में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इडियोमेट्री एंड गैस एनालिसिस के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये जो पूरा सीरीज दिख रहा है, स्टोइचियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन एंड इडियोमेट्री एंड गैस एनालिसिस, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और हम लोग काफ़ी आसान तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, और स्टोइचियोमेट्री वर्ड में हमारे सामने दो वर्ड दिख रहा है। फर्स्ट वर्ड जो है स्टैच्यून मीन्स एलिमेंट एंड मेट्रेन मीन्स होता है मेजर, मीन्स कहीं ना कहीं मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक है। स्टोइचियोमेट्री में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इक्वेशन बैलेंस्ड अगर हो तो वो क्या इंफॉर्मेशन हम लोग को देता है। मीन्स एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारे लिए किस तरीके से इंफॉर्मेटिव होगा, और वहाँ पे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कंसीडर करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को, और फिर हम लोग बहुत ही सिंपल फॉर्मेट से आगे बढ़ेंगे। क्या इंफॉर्मेशन हम लोग को एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मिलता है, और फिर कुछ ट्रिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग स्टोइचियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखा जाए, तो जूनियर क्लास में आप केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग के लिए जो नंबर का यूज करते हैं, उस नंबर को हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं, और यहाँ पे उस कोएफिशिएंट का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होने जा रहा है। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम लोग पूरे इक्वेशन को मोल के टर्म में, वेट के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और फिर वो जो डिफरेंट टर्म्स में उसको लिखने का जो तरीका हम लोग सीखेंगे, उससे रिलेटेड फर्दर क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पे बात करें एक इक्वेशन का, और वो ये है कि नाइट्रोजन जो है कंबाइन कर रहा है हाइड्रोजन से, और रिजल्ट ये हो रहा है कि अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है।
नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अमोनिया। ये एक वर्ड इक्वेशन है। इस वर्ड इक्वेशन को हम लोग एक केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन के लिए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला N2 लिखना होगा, हाइड्रोजन का H2 लिखना होगा और अमोनिया NH3। वैसे ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, बट वहां पे हम लोग इसको डायरेक्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन कंसीडर करके ही आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखा जाए रिएक्टेंट इस साइड को बोल रहा है, प्रोडक्ट ये हुआ। नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड सेम नहीं है, उसको इक्वल बनाना होगा, बिकॉज हर एक केमिकल चेंज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स, डिफरेंट एटम्स ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड इक्वल होना चाहिए, साथ ही साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास भी सेम होना चाहिए। और वही कारण है कि हम इक्वेशन को बैलेंस यहाँ पे कर रहे हैं, और जो मेथड बैलेंसिंग का है वो हिट एंड ट्रायल मेथड है। यहाँ पे अगर देखा जाए नाइट्रोजन मेरे पास 2 और यहाँ पे सिंगल नाइट्रोजन है, इसको ऐसा करते हैं नाइट्रोजन 2 बना दिए, 2 नाइट्रोजन। और अगर देखा जाए हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 हो गया। इसका अगर कोफिशिएंट देखा जाए तो कुछ नहीं दिख रहा है, वो कोफिशिएंट क्या है 1। तो यहाँ पे जो 1, 3 एंड 2 हमारे सामने दिख रहा है, वो तीनों को हम लोग बोलेंगे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ N2 1 है। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट SC मींस स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2 क्या है 3, और स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ अमोनिया जो दिख रहा है हमको बैलेंस इक्वेशन में, वो दिख रहा है 2। तो क्या ये जो नंबर है हमारे लिए काफी इंफॉर्मेटिव है? बिल्कुल, ये नंबर हमारे लिए स्टोइचियोमेट्री से रिलेटेड कैलकुलेशंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स हमको अगर इक्वेशन को बैलेंस करने आता है और मोल का कॉन्सेप्ट है, तो निश्चित रूप से काफी आसान तरीके से हम लोग इस टॉपिक को कवर अप कर लेंगे। अगर देखा जाए ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या बोल रहा है, तो इसको हम लोग मोल के टर्म में लिख के देखते हैं। अगर इस इंफॉर्मेशन को पढ़ा जाए ध्यान से कि 1N2 + 3H2 2NH3, इसको दूसरे लैंग्वेज में अगर बोले 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस व्हेन कंबाइंड विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इट विल फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो जो कोफिशिएंट है, जो नंबर दिख रहा है, वो मोल के टर्म में हम लोग बोल दिए। 1 मोल नाइट्रोजन का जब 3 मोल हाइड्रोजन का कंबाइन करेगा तो फिर 2 मोल अमोनिया का ऑब्टेन होगा। तो इसको हम लोग लिख दे रहे हैं मोल के टर्म में। क्या लिखेंगे? 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल्स हाइड्रोजन एंड 2 मोल्स अमोनिया। 2 मोल्स क्या लिख देंगे? अमोनिया। अगर इसी को हम लोग मास के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो क्या करेंगे? मास के टर्म में एक्सप्रेस करना काफी आसान है, हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, गिवन वेट अपॉन ग्राम मोलर मास। तो वेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू ग्राम मोलर मास हम लोग लिख सकते हैं। वेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू ग्राम मोलर मास। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, हाइड्रोजन का 1, तो N2 का हो जाएगा 28, H2 का हो जाएगा 2 एंड अमोनिया 14 + 3 17। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नोन है और ग्राम मोलर मास भी नोन है, तो क्या W फाइंड आउट कर सकते हैं? तो W इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। दैट मींस यहाँ पे 1 × 28 ग्राम नाइट्रोजन का है। यहाँ पे मोल हाइड्रोजन का 3 है, तो अगर मोल 3 है तो वेट कितना हो जाएगा? 3 × ग्राम मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, जो कि कितना होगा? 2 ग्राम ऑफ क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। तीसरा अगर बोला जाए इसका नंबर ऑफ मोल 2 है, जिसको ग्राम मोलर मास से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अमोनिया का ग्राम मोलर मास 14 + 3 17 होगा। तो 2 × 17 ग्राम ऑफ अमोनिया हम लोग लिख देंगे। तो बताएंगे यहाँ पे 28 आया और यहाँ पे 6 आया और यहाँ पे 34 ग्राम आया। अगर देखा जाए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे
यूज करके 28 प्लस 6 कितना हो रहा है 34 एंड प्रोडक्ट साइड ऑल्सो 34 ग्राम। दैट मीन्स अब ये बैलेंस इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हुआ। अगर हम यहाँ पे देखें मास को, अगर हम वॉल्यूम के टर्म में, इसी को हम लोग वॉल्यूम के टर्म में कोरिलेट करना चाहें तो क्या करेंगे? हम लोग जानते हैं कि एसटीपी पे अगर बात करें तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू, हम लोग पढ़ चुके हैं Vx बाय अपॉन Vm, देन Vx इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Vm और नंबर ऑफ मोल इनटू 22.4 लीटर। तो ये हम लोग के पास पहले से इंफॉर्मेशन है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं। तो वॉल्यूम कहाँ पे हम लोग कर रहे हैं? एट एसटीपी। अगर मान लिया जाए ये रिएक्शन एसटीपी पर हो रहा है तो जाके इस हर एक रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए हम लोग वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि N2 गैसियस फेज में, H2 भी गैसियस फेज में और अमोनिया भी गैसियस फेज में, और गैसियस रिएक्शन के लिए वॉल्यूम टर्म हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर इसको वॉल्यूम के टर्म में लिखे तो ध्यान से देखा जाए वॉल्यूम कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर वॉल्यूम। तो बताएंगे नंबर ऑफ मोल इसका कितना, नाइट्रोजन का 1, और मोलर वॉल्यूम 22 पॉइंट क्या होता है 4 लीटर, किसका? नाइट्रोजन का। यहाँ पे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल 3 और 22.4 लीटर किसका? हाइड्रोजन का। जब ये दोनों कंबाइन करता है तो जाके 2 इंटू 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। 2 इंटू 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। अगर देखा जाए वॉल्यूम का रेशियो तो 1:3:2 का है, तो जो मोल का रेशियो था वही रेशियो किसका आ रहा है? वॉल्यूम का आ रहा है। जो रेशियो मोल में था वही रेशियो वॉल्यूम में आ रहा है, क्योंकि 22.4 लीटर यहाँ पे क्या है? कॉमन। और इसी चीज को हम लोग गैलोसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम में कवर किए थे कि जो नंबर ऑफ मोल का रेशियो होता है बैलेंस इक्वेशन में वही रेशियो वॉल्यूम में आता है। तो ये जो कॉफिशिएंट दिख रहा था उस कॉफिशिएंट को हम मोल के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए, हम लोग मास के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए और वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको नंबर के टर्म में। तो बताइए नंबर ऑफ मोल्स का एक और फार्मूला हम लोग डिस्कस किए थे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू NX ओवर Na, इसलिए NX इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स को जब अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जाके हम लोग को जो इंफॉर्मेशन मिलता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। तो अगर इस कॉफिशिएंट के बेसिस पे हम लोग ये ढूंढने का कोशिश करें कि क्या होगा नंबर ऑफ, क्या होगा यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना 1 इंटू एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, किसका होगा? N2 का। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3Na, Na मीन्स एवोगाड्रो नंबर 6.022 10⁻23 3Na ऑफ H2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2Na ऑफ अमोनिया। तो बताइए ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हेल्प से, उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हेल्प से हम लोग यहाँ पे टोटल 4 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की। अब अगर ध्यान दिया जाए ये दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि कितना ग्राम अमोनिया बनेगा, तो क्या इस सब को एक दूसरे से कोरिलेट कर सकते हैं? जिस समय एक दूसरे से कोरिलेट करना शुरू कर देंगे तो समझ जाइए कि हम लोग स्टोइचियोमेट्री का बेसिक क्वेश्चंस को स्टार्ट कर चुके हैं करना। कहने का मतलब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं तब जाके हमारे लिए स्टोइचियोमेट्री से रिलेटेड कैलकुलेशन काफी आसान हो जाता है। अब यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन बोला जाए कि 14 ग्राम नाइट्रोजन से मैक्सिमम अमोनिया का वॉल्यूम क्या ऑब्टेन हो सकता है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अमोनिया ऑब्टेन फ्रॉम 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। क्वेश्चन क्या है, अगेन हम रिपीट कर रहे हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अमोनिया दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 14 ग्राम ऑफ N2। अगर बोला जा रहा है मैक्सिमम अमोनिया ऑब्टेन करना है
तो इस नाइट्रोजन का कंप्लीट कन्वर्जन अमोनिया में होना चाहिए और उसके लिए हाइड्रोजन मेरे पास एक्सेस में उपलब्ध होना चाहिए। इसका मतलब कि इसके बारे में यहाँ पे सोचना नहीं है, जब मैक्सिमम ऑब्टेन करना है तो ये एक्सेस में प्रेजेंट है। अब ध्यान से देखा जाए कि पूछा जा रहा है ग्राम और वॉल्यूम को कोरिलेट कर रहा है, तो ध्यान से देखिए कि 28 ग्राम से कितना वॉल्यूम ऑब्टेन हो रहा है 44.8, तो 14 ग्राम से क्या होगा, हम लोग अभी जस्ट बोले कि 28 ग्राम से कितना 44.8 लीटर अमोनिया हो रहा है, तो 1 ग्राम से कितना 44.8 अपॉन 28, इसलिए 14 ग्राम से कितना 44.8 अपॉन 28 इंटू 14 टू द मीन्स 22.4 लीटर। मीन्स ज्यादा से ज्यादा 14 ग्राम नाइट्रोजन से आप 22.4 लीटर अमोनिया एसटीपी पे ऑब्टेन कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अमोनिया एसटीपी पे 22.4 लीटर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग ये वाला इक्वेशन को लिख पा रहे हैं, इसको हम लिख पा रहे हैं, तब हमारे लिए सब कुछ आसान होता है। इसी चीज को अप्लाई करते हैं एक और इक्वेशन को कंसिडर करते हुए। बोला गया कि इसी को अप्लाई करिए कंबसन ऑफ एसिटिलीन पे। एसिटिलीन का कंबसन पे इसको अप्लाई हमको करना है। कंबसन ऑफ एसिटिलीन, एसिटिलीन का आईयूपीएसी नेम होगा इथाइन और फार्मूला होगा C2H2। ये गैस का यूज हम लोग वेल्डिंग गैस के रूप में करते हैं ऑक्सी एसिटिलीन के फॉर्म में। ऑक्सीजन और एसिटिलीन के मिक्सचर को का कंबसन करवाने के बाद हम लोग इसका यूज वेल्डिंग पर्पस के लिए आज के टाइम में करते हैं और उसी का कंबसन रिएक्शन से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग को कुछ करना है। तो C2H2 इज जनरल केमिकल फार्मूला ऑफ एसिटिलीन। On combustion it is going to react with oxygen. After combustion it will form CO2 and water. After combustion it will form CO2 and water. Now carbon is 2 here. सिंगल कार्बन 2 से मल्टीप्लाई किए, कोफिशिएंट 2 आ गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 है, इधर 5 और इधर 2। ऐसे करते हैं इसको 5/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 ऑक्सीजन दोनों साइड। लेकिन बैलेंसिंग के वक्त हम लोग इन जनरल फ्रैक्शनल नंबर का यूज नहीं करते हैं, इसलिए इस डिनोमिनेटर 2 को हटाने के लिए ओवरऑल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 के स्पेस पे कितना 4 और ये हो जाएगा 2। तो इस बार कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एसिटिलीन 2, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन इज 5, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ CO2 इज 4, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ वाटर इज 2। क्या यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन मिल रहा है? बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल रहा है। अगर सबसे पहला मोल के टर्म में इसको लिखने का कोशिश करें तो इसका 2 मोल, इसका 5 मोल, इसका 4 मोल और इसका 2 मोल्स। अगर इसको मास के टर्म में लिखना चाहें तो मास को हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को उसके ग्राम मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। ग्राम मोलर मास 12 कार्बन का, हाइड्रोजन का 1, तो 12 टू द 24 प्लस 2 26, तो 2 इंटू 26 ग्राम। इसका मास कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल इंटू ग्राम मोलर मास। ऑक्सीजन का 16 टू द 32, इतना ग्राम ऑक्सीजन यूज हो रहा है। जबकि यहाँ पे 4 मोल्स, इसका ग्राम मोलर मास कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 टू द 32, टोटल हो जाएगा 44 ग्राम। और यहाँ पे वाटर का हो जाएगा 2 प्लस 16 18, 2 इंटू 18 ग्राम। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 52 ग्राम एसिटिलीन 64 ग्राम ऑक्सीजन में जलता है, तो 88 ग्राम CO2 एंड 36 ग्राम वाटर ऑब्टेन होता है। अगर इसी को नंबर के टर्म में लिखना चाहें तो 2Na हम लोग लिखेंगे, मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H2 इज 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5Na, किसका? ऑक्सीजन का। यहाँ पे बनने जा रहा है क्या? 4Na CO2 का, और 2Na बनने जा रहा है किसका? H2O का। Na stands for Avogadro number 6.022 10 raised to the power 23। अगर वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस करें और STP पे एक्सप्रेस करें, STP मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जहाँ पे 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। जहाँ पे 1 मोल का वॉल्यूम कितना होने जा रहा है? 22.4 लीटर। तो यहाँ पे 2 मोल है तो 2 इंटू 22.4 लीटर, 2 इंटू 22.4 लीटर किसका? एसिटिलीन का।
5 इंटू 22.4 लीटर किसका, ऑक्सीजन का। बनने जा रहा है 4 इंटू 22.4 लीटर किसका, CO2 का। चूंकि कंडीशन एसटीपी है, ये कंडीशन क्या है, एसटीपी, और एसटीपी में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, इसलिए वाटर वहां पे लिक्विड फेज में ऑब्टेंड होगा, इसलिए वाटर का वॉल्यूम का चर्चा यहाँ पे नहीं होने जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एप्लीकेबल है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस गैसेस के लिए। अगर यहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस प्लस होगा तो वाटर भी वेपर फेज में होगा, वैसे सिचुएशन में इसका वॉल्यूम क्या लिख देंगे, 2 इंटू 22.4 लीटर। अदरवाइज यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में दिख रहा है, कंडीशन एसटीपी है, इसलिए हम इसके वॉल्यूम को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। यहाँ भी अगर क्वेश्चन होता कि व्हाट इज द मैक्सिमम volume of CO2 obtained on complete combustion of 3.011 10 to the power 23 C2H2 molecules। ध्यान दीजिए कि इतना मॉलिक्यूल्स का अगर कंप्लीट कंबशन करवाते हैं तो वॉल्यूम ऑफ CO2 मैक्सिमम कितना ऑब्टेन्ड होगा, और ये कंडीशन दिया गया है एसटीपी पर। तो जरा ध्यान से देखिए, हमको इंफॉर्मेशन दिया C2H2 का, और इंफॉर्मेशन हम लोग सिर्फ मांगा जा रहा है CO2 का, और एक इंफॉर्मेशन जरूर यहाँ देखा जाए कंप्लीट कंबशन का। कंप्लीट कंबशन का मतलब ऑक्सीजन जितना रिक्वायर्ड है उतना प्रेजेंट है, मींस एक्सेस में प्रेजेंट है, मींस हम लोग टॉक नहीं करने जा रहे हैं ऑक्सीजन से रिलेटेड। तो इसका और इसका हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग अगर बोले कि 2Na है तो कितना वॉल्यूम, 2Na, देखिए C2H2 का कितना यहाँ पे 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, उससे वॉल्यूम कितना मिल रहा है, तो 4 इंटू 22.4 लीटर। ध्यान से, इसलिए 1Na से क्या होने जा रहा है, 4 इंटू 22.4 लीटर अपॉन कितना लिखेंगे, 2। इसलिए है कितना बताइए, एवोगैड्रो नंबर का ये हाफ दिख रहा है क्या, Na/2 हाफ Na। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 Na। तो ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग काफी आसान तरीके से। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग बहुत ही आसान तरीके से ये पता कर सकते हैं जब हम लोग को ये इंफॉर्मेशन लिखने आ जाए, और ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट, सिर्फ और सिर्फ क्या है, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, और मोल कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग सिंपल यूनिटरी मेथड को अप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जाए और ये बोला जाए कि बताइए मैक्सिमम कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, है ना, मैक्सिमम हाउ मेनी ग्राम, हाउ मच ऑक्सीजन in gram is required, how much gram oxygen is required for complete combustion, of 11.2 liter of acetylene at STP। ध्यान से, इस बार क्या बोला गया कि ज्यादा से ज्यादा कितना ऑक्सीजन ग्राम में रिक्वायर्ड होगा, किसके लिए, 11.2 लीटर एसिटिलीन को जलाने के लिए। तो ध्यान से देखिए, अगर 2 इंटू 22.4 लीटर एसिटिलीन होता है तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है 5 इंटू 32 ग्राम। तो हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 22.4 लीटर एसिटिलीन, है ना, 2 इंटू 22.4 लीटर एसिटिलीन के लिए ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होता है, तो 5 इंटू 32 ग्राम। इसलिए 1 लीटर के लिए क्या लिखेंगे, 5 इंटू 32 अपॉन 2 इंटू 22.4, इसलिए है कितना बताएंगे, 11.2 लीटर। इसलिए 11.2 लीटर में 5 इंटू 32 अपॉन 2 इंटू 22.4 इंटू 11.2 और ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, 5 40 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को काफी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जाए कि व्हाट इज द
weight of water obtained, what is the weight of water, what is the mass of water obtained, what is the mass of water obtained, है ना, क्वेश्चन फिर से हम लोग कर रहे हैं, what will be the maximum amount of water, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, हम लोग ग्राम में पूछ रहे हैं, अमाउंट मतलब मास को डिटरमाइन करना है, what is the maximum amount of water that can be obtained, that can be obtained from, that can be obtained from, that can be obtained from 4.48 लीटर ऑफ एसिटिलीन। ध्यान से देखिए, बोला गया कि एसिटिलीन एट एसटीपी भी हम लोग ऐड कर रहे हैं, आसान हो जाएगा क्योंकि एसटीपी पे 1 मोल का वॉल्यूम नोन होता है। क्या बोला गया, व्हाट विल बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 4.48 लीटर ऑफ C2H2 एट एसटीपी। एसटीपी पे 4.48 लीटर एसिटिलीन से वाटर का मैक्सिमम कितना अमाउंट को ऑब्टेन किया जा सकता है। वेरी सिंपल, हम लोग यहाँ पे देखिए इसको कॉरिलेट करने जा रहे हैं, किससे, इससे कॉरिलेट करने जा रहे हैं। मीन्स जब 44.8 लीटर था तो कितना बन रहा था, 36 ग्राम। तो हम लोग लिख देंगे 44.8 लीटर अगर एसिटिलीन है तो ये दे रहा है 36 ग्राम H2O। तो क्या आगे का प्रोसेस काफी आसान है, बिल्कुल। तो 1 लीटर C2H2 क्या देने जा रहा है बताएंगे, 36/44.8 ग्राम H2O, इसलिए है कितना, 4.48 लीटर। तो 36/44.8 इंटू 4.48 इतना ग्राम। तो ये बताइए 10 टाइम्स में ये हो जाएगा 3.6 ग्राम वाटर ऑब्टेन हो सकता है मैक्सिमम। तो अगर देखा जाए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अगर हम लोग को करने आ गया इक्वेशन को बैलेंस, तो कहीं ना कहीं मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हम काफी आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, काफी आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए कि और भी आसान तरीके से बिना यूनिटरी मेथड का यूज किए हुए क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर ले, तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर ट्रिक का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और वो पर्टिकुलर ट्रिक क्या है, हम आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में कि किस तरीके से हम लोग बिना यूनिटरी मेथड के कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, जस्ट बाय पुटिंग वैल्यू। सिर्फ वैल्यू को पुट करेंगे, विद इन मिनट हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले। यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन लिखना चाहें तो अगर हम कंपेयर करें C2H2 एंड O2, अगर क्वेश्चन में C2H2 का O2 के साथ रिलेशन, मतलब C2H2 का मास दे दे, वॉल्यूम दे दे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दे, नंबर ऑफ मोल दे दे, और पूछा O2 कितना रिक्वायर्ड होगा, कितना वेट रिक्वायर्ड होगा, कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिक्वायर्ड होगा, कितना मोल रिक्वायर्ड होगा, वो हर एक क्वेश्चन के लिए ये वाला तरीका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। करना क्या है कि C2 है ना, ऐसा हम लोग लिख लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान दीजिए, इसका कोएफिशिएंट इसके पास भेजिए तो 5 टाइम्स 5 इंटू इतना, और इसका कोएफिशिएंट इसके पास भेजिए 2 इंटू इतना। पहला इक्वेशन हम लोग यहाँ से ऑब्टेन कर लिए। अब बताइए नंबर ऑफ मोल का फार्मूला हम लोग को 3 फॉर्मेट में पता है। पहला वेट अपॉन ग्राम मोलर मास, दूसरा NX/Na, और तीसरा Vx/Vm। तो यहाँ पे हम लोग उसको पुट करेंगे और काफी आसान तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हम कंपेयर करने जा रहे हैं किसका किसको, तो C2H2 को CO2 से कंपेयर करने जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। इसमें CO2 में कोएफिशिएंट किसका आ जाएगा, C2H2 का, C2H2 में कोएफिशिएंट किसका आ जाएगा, इसका। तो इस तरीके से हम लोग दूसरा इक्वेशन लिख पाए। उसी तरीके से इस बार हम कंपेयर करने जा रहे हैं किसको किसको, ऑक्सीजन एंड वाटर को, ऑक्सीजन एंड वाटर को। तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट वाटर के पास, वाटर का कोएफिशिएंट इधर ले आना है, तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल O2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। दिस विल बी द थर्ड इक्वेशन। उसी तरीके से O2 को CO2 से कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो O2 का जो कोएफिशिएंट होगा CO2 के साथ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इंटू कितना, 5 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये हम लोग फोर्थ इक्वेशन यहाँ पे लिख पाए।
अब यहाँ पे जस्ट अगर क्वेश्चन दे दे कि O2 और H2O से रिलेटेड इतना ग्राम ऑक्सीजन था, कितना ग्राम वाटर बनने जा रहा है, अगर C2H2 एक्सेस में है तो वैसे सिचुएशन में यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे अगर यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम अमाउंट of CO2 obtained from CO2 obtained, अमाउंट का मतलब हो गया ग्राम, ठीक है, वेट ऑब्टेन करना है फ्रॉम 11.2 लीटर ऑफ C2H2, है ना, ऑक्सीजन यहाँ पे एक्सेस में है, ध्यान देना है, ऑक्सीजन एक्सेस में। तो C2H2 को कोरिलेट किससे किया जा रहा है? CO2 से। तो मेरा दिमाग सबसे पहले कहाँ जाएगा? यहाँ पे, और यहीं पे पुट कर देंगे 4 इंटू, है ना, इक्वेशन हम लोग बैलेंस करेंगे और लिख देंगे 4 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, और सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल्स C2H2 का कितना हो जाएगा? C2H2 का हो जाएगा गिवन वॉल्यूम 11.2 और मोलर वॉल्यूम 22.4। नंबर ऑफ मोल को उसी टर्म में लिखना है जिस टर्म में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इज इक्वल्स हम लोग क्या लिखेंगे? इज इक्वल्स हम लोग क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो CO2 का हम लोग को वेट पूछा जा रहा है और इसका मोलर मास हो गया 44। जस्ट इसको सॉल्व करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। अगर पूछा जाए कि 11.2 लीटर C2H2 से वाटर कितना ऑब्टेन होगा, 11.2 लीटर C2H2 से वाटर कितना ऑब्टेन होगा, तो C2H2 को कोरिलेट करेंगे किससे? वाटर से। C2H2 को कोरिलेट करेंगे किससे? वाटर से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी, बिकॉज दोनों का कॉन्स्टेंट क्या है? सेम है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? वॉल्यूम, है ना, 11.2 अपॉन 22.4 इज इक्वल्स टू वेट इसका W अपॉन वॉल्यूम, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? मोलर मास हो जाएगा 18। मोलर मास कितना हो जाएगा? 18। यहाँ से एक ही स्टेप में W फाइंड आउट कर लेंगे, सिंगल स्टेप में W को फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह का इक्वेशन हम लोग पिछले वाले इक्वेशन अमोनिया का डिकम्पोजिशन के लिए लिखना चाह रहे हैं, किस तरीके से हम लोग लिख पाएंगे वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। सिर्फ आपको मूल कंसेप्ट को अप्लाई करना है और बहुत ही जल्द में आंसर हम लोग के पास होने जा रहा है। तो ध्यान से अगर बात किया जाए कि अमोनिया का डिकम्पोजिशन है तो N2 प्लस क्या लिखेंगे? H2, N2 प्लस 3H2 2NH3। तो अगर इक्वेशन लिखना है मोल वाले टर्म में तो NH3 और किसके बीच हम कंसिडर कर रहे हैं? N2 के बीच। तो लिखेंगे 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3। ऐसा क्यों हुआ? इसका मोल इसके पास, इसका मोल उसके पास, हम लोग को जस्ट करना है, एक्सचेंज करना है। पहला इक्वेशन हम लोग लिख पाए। दूसरा, NH3 को H2 से कंपेयर करिए तो क्या लिखेंगे? इसका मोल 3 है जो कि NH3 के साथ आएगा, तो 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल्स टू 2 मोल इसके साथ आ जाएगा 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा इक्वेशन हम लिखता है। तीसरा, अगर N2 को H2 से कंपेयर करना हो तो क्या लिखेंगे? 3 जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ लिखाएगा, इज इक्वल्स टू 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ये थर्ड इक्वेशन। मीन्स अगर अमोनिया से रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो ये 3 इक्वेशन अगर हमको लिखने आ जाए तो जस्ट मोल का फॉर्मूला पुट करते हुए आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कितना ग्राम हाइड्रोजन ऑब्टेन हो सकता है, कितना ग्राम हाइड्रोजन ऑब्टेन हो सकता है 11.2 लीटर से, मीन्स 11.2 लीटर अमोनिया से कितना ग्राम हाइड्रोजन ऑब्टेन हो सकता है, ये क्वेश्चन है। तो अमोनिया को किससे कंपेयर करेंगे? हाइड्रोजन से। यहाँ पे जस्ट क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया की जगह पे क्या लिखेंगे? गिवन वॉल्यूम 11.2, मोलर वॉल्यूम 22.4, और पूछा जा रहा है क्या? वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो वेट मान लेते हैं x और हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 2। तो क्या यहाँ से x फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जाए कि अमोनिया, है ना, अगर बोला जाए कितना ग्राम अमोनिया, है ना, कितना ग्राम, अगर यहीं पे बोला जाए कि नहीं 2.24 लीटर अमोनिया से कितना ग्राम नाइट्रोजन गैस ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन,
2.24 लीटर अमोनिया कितना ग्राम नाइट्रोजन गैस दे सकता है? तो 2.24 लीटर अमोनिया, यहाँ पे अमोनिया नाइट्रोजन, तो यहाँ पे अमोनिया का नंबर ऑफ मोल क्या लिखेंगे? गिवन वॉल्यूम 2.24 अपॉन मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर, और यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ N2, चूंकि वेट चाहिए यहाँ पे W लिखिए, और नाइट्रोजन का वेट कितना हो जाएगा? तो नाइट्रोजन का वेट यहाँ पे हो जाएगा, नाइट्रोजन का वेट हो जाएगा 28। तो क्या यहाँ से W डिटरमाइन हो सकता है? बिल्कुल। तो जैसे ही हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं तो काफी आसान हो जाता है, काफी आसान हो जाता है कैलकुलेशन। एक और इक्वेशन को हम लोग कंसिडर करते हैं, और यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट के डिकम्पोजिशन को हम लोग कंसिडर करते हैं, जो कि एग्जामिनेशन में कई बार पूछा भी गया है। KClO3 का डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3, ये जब डिकम्पोज करता है तो दो कंपाउंड बनाता है, KCl एंड O2, KCl एंड O2। अगर बैलेंस करें तो यहाँ पे 3 2 इसको 2 कर दे रहे हैं, तो 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6, 2 पोटेशियम 2, ये हो गया बैलेंस्ड। अब यहाँ पे हम लोग कितना इक्वेशन लिख सकते हैं? तो पहला इक्वेशन के लिए हम लोग KClO3 एंड KCl को कंपेयर करें, तो यहाँ पे तो दोनों का कोएफिशिएंट क्या है? सेम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl। दूसरा, KClO3 को हम लोग O2 से कंपेयर कर रहे हैं, तो O2 का कोएफिशिएंट 3 है, जो कि अब आ जाएगा किसके साथ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल्स टू coefficient of KClO3 is 2, which is multiplied by 2 into number of moles of O2। उसी तरीके से KCl and O2 के लिए इक्वेशन लिखना चाहें तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl into 3 is equals to 2 into number of moles of O2। अगेन यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन होता है तो काफी आसान तरीके से हम लोग पुट कर देंगे, लेकिन ध्यान रहे ये सारा कैलकुलेशन हम लोग उस समय आसानी से कर पाएंगे जब हमको मोल कॉन्सेप्ट का नॉलेज हो, और मोल में शॉर्टकट ट्रिक से फार्मूला यूज करने आए हम लोग को, जो कि हम लोग लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस किए कि किस तरीके से हम लोग मोल का फार्मूला को अप्लाई करें। यहाँ पे अगर बात करें कि ये क्या हर एक कंडीशन में अप्लीकेबल है, तो बिल्कुल। अगर डिकम्पोजिशन है तो हर एक टाइम अप्लीकेबल है, लेकिन वैसे रिएक्शन जिसमें लिमिटिंग रिएजेंट का बात आ जाए वहां पे हम लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट को डिसाइड करते हैं और तब जाके हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। ध्यान रहे यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए, इसको लिखने के लिए हम इक्वेशन को बैलेंस किए। आप चाहें तो बिना इक्वेशन को बैलेंस किए हुए भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, जो कि लेक्चर नंबर 9 में होगा। लेक्चर नंबर 8 में हम लोग कवर करने जा रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को। तो स्टोइचियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आसान होने जा रहा है, और आसान इसलिए होने जा रहा है क्योंकि अगर इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं तो चीज़ें हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ज़रूर देखा जाएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा।